बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मेथड्स ऑफ मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने MLE मेथड के बारे में पढ़ा था। MOM भी हमारे पास एक अदर मेथड है पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, जस्ट लाइक MLE। जिस तरह MLE के थ्रू हम अननोन पैरामीटर को फाउंड करते हैं, उसी तरह से MOM मेथड के थ्रू भी हम पैरामीटर्स को फाउंड करते हैं। बट कीप इन माइंड दिस थिंग, हमेशा हम प्रेफरेंस जो है वो MLE मेथड को देते हैं एज कम्पेयर टू MOM। द रीज़न इज़ MLE जो मेथड है वो एज कम्पेयर टू MOM आपको लोएस्ट वेरिएंस प्रोवाइड करता है। सो दैट्स वाई हम MLE मेथड को प्रेफरेंस देते हैं। बट इन सम केस MLE मेथड जो है उसका एनालिटिकली जो सोल्यूशन है, वो बहुत कम्प्लेक्स रहता है। लाइक कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हैं जिनके जो PDF के फंक्शन हैं उसको MLE मेथड के थ्रू सोल्व करना काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है, टफ हो जाता है। इन दैट केस हम MOM मेथड को यूज़ करते हैं इंस्टेड के हम MLE मेथड को यूज़ करें। इन अदर वर्ड्स हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के थ्रू फिर हम उसको सोल्व कर सकते हैं उन कम्प्लेक्स PDF के फंक्शन को। लाइक हर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को PDF में सब्स्टिट्यूट करते हुए हम कैलकुलेट कर लेते हैं अननोन पैरामीटर की वैल्यूज। बट अदर वे अराउंड हम MOM मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेसिकली मूवमेंट्स के ऊपर बेस्ड कर रहा होता है। तो हमारा इस लेक्चर के अंदर फोकस जो है वो MOM मेथड्स के ऊपर होगा और हम इसके डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो पढ़ेंगे। So idea behind the MOM method is we have to equate the theoretical population movements to the sample movements, and we have to solve it for unknown parameter for the resulting equations, and specifically K parameter to estimate। लाइक जितने पैरामीटर्स को आपने एस्टिमेट करना है उसको हम K के साथ डोनेट कर रहे हैं। सो लेट्स से वी हैव टू इक्वेट द फर्स्ट K theoretical movement to the first K sample movement। So general idea जो है behind the MOM method is to equate the population movement which are actually defined in terms of expected values to the corresponding sample movements। तो जो आपके सैम्पल मूवमेंट्स हैं उसको आपने बेसिकली जो आपकी थ्योरेटिकल पॉपुलेशन की मूवमेंट्स हैं उसको आपने इन टर्म्स ऑफ सैम्पल मूवमेंट्स इक्वेट करना है, और जो आपके अननोन पैरामीटर्स होंगे, जो रिजल्टिंग इक्वेशन आपकी ड्यूरिंग द इक्वेशन आपकी मूवमेंट्स की बनेगी, उसकी मदद से आप अननोन पैरामीटर को फाउंड कर लो। लेट्स से अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका मेरे पास 8 पैरामीटर है दैट इज लैम्डा, तो मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है EX इसको फाइंड आउट करूँगा जो कि मेरी फर्स्ट मूवमेंट होती है। लाइक R जो है मेरा इसकी वैल्यू को, या K आप कह सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स से अगर मैं इसको K कहूँ इंस्टेड ऑफ R, अगर यहाँ पे H रेज टू पावर 1 है तो डेफिनेटली वो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अगर मैं 2 कर दूंगा तो फिर मैं सेकंड मूवमेंट को देखूंगा, अगर 3 कर दूंगा तो वो थर्ड आ जाएगी। सो इन दैट केस अगर मेरे पास 2 पैरामीटर है अननोन तो मैं 2 μ1 डैश और μ2 डैश की वैल्यूज जो है वो फाउंड आउट करूँगा। इसी तरह से अगर 8 है तो मैं सिंपल 8 μ1 डैश की वैल्यू को फाउंड आउट करूँगा और उसको मैं M1 के साथ इक्वेट करते हुए कैलकुलेट करूँगा। कैसे करेंगे इसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। सो अल्टीमेटली दीज इक्वेशन आर सोल्ड टू yield the estimator of unknown parameter, जैसा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। So we can write the kth movement of random variable, let's say x. If x is the discrete in nature, then summation of x raised to power k time fx. Ff is the actually PDF function of theoretical distribution, and hk is representing the movement, like k is the first। अगर 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, 3 है तो 3 होगा।
तो इस तरीके से हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है फॉर डिस्क्रीट ट्रेस आ जाएगी, एज वेल एज एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एच रेज टू पावर k एफ एच डी एस। अगेन एफ एच जो है वो उसका PDF फंक्शन है और यहाँ पे PMF फंक्शन है, क्योंकि ये डिस्क्रीट इन नेचर है तो ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है और ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और ये मेरे पास h टर्म से मल्टीप्लाई करेगा सो दैट हम एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लें। और अगर हमने सेकंड लाइक हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दो अननोन पैरामीटर हैं, तो यहाँ पे k की जगह पे हमारी वैल्यूज़ जो है वो 1 के लिए 1 हो रही है और 2 है तो फिर 2 हो रही, 3 है तो 3 हो रही, अप टू n जितनी भी आपकी वैल्यूज़ आपकी मूवमेंट्स अननोन पैरामीटर जो है आपने फाइंड आउट करने हैं, तो ये कंटिन्यू है। सो वी कैन राइट दैट suppose the observations like h1 to hn are IID distributed from any distribution like discrete probability mass function or continuous distribution PDF of effects h। like जो मेरे independent random variable की values हैं वो मेरी किसी एक distribution के function को represent कर रही हैं। so the method of movement is like we can say then the method of movement estimator for expected value of h raised to power k is mk is equal to 1 over n time expected value of summation of hi raised to power k and I is equal to 1 to n। तो ये मेरे पास जो है मेथड ऑफ मूवमेंट की एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी इन जनरलाइज फॉर्म। अगर 1 है तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। लेट्स से हमारे पास MOM एस्टिमेटर फॉर म्यू जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच आई होता है, दैट इज M1। सो we know that expected value of hi is equal to h bar and h bar is equal to 1 over n summation time hi. We have already done this proof in previous video lectures. Okay, and let's say the second moment like expected value of hi square is equal to m2 and that is 1 over, अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच आई क्या है वो हमने यहाँ पे निकाली है, डेट इज़ 1 ओवर एन समीशन ऑफ एच आई। अब यहाँ पे एच आई का स्केयर है क्योंकि हमने सेकंड मोमेंट निकालना है तो यहाँ पे मेरे पास स्केयर आ जाएगा। देन अगर हम MOM एस्टिमेटेड फॉर वेरियंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वी नो डैट वेरियंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच आई स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच आई होल स्केयर। सो एस आई स्केयर जो है वो मेरे पास M2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैंने यहाँ पे M2 लिख दिया। एच आई होल स्केयर जो है वो मेरे पास M1 को रिप्रेजेंट कर रहा है समीशन ऑफ एच आई, तो ये M1 और इसका होल स्केयर आ जाएगा। अब हम सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे M2 और M1 की और आफ्टर सम अलजेब्रिक स्टेप्स मेरे पास जो वेरिएंस की वैल्यू आएगी डेट इज n-1 over n टाइम एच स्केयर एंड ऑफ कोर्स वी कैन यूज़ आल्सो एच स्केयर। तो इस जो यहाँ पे प्रूफ है इसका जो रिलेशनशिप है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीशन अप टू n I is equal to 1 एच आई माइनस एच बार स्केयर। इसको हम ओपन करेंगे तो ये मेरे पास होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू समीशन ऑफ n आई इज इक्वल टू 1 एच आई स्केयर माइनस 2 एच बार एच आई प्लस एच बार स्केयर। अब समीशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा समीशन ऑफ एच आई स्केयर माइनस 2 एच बार समीशन ऑफ एच आई और ये समीशन कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगी और प्लस एन एच बार स्केयर। ओके, अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा समीशन ऑफ एन
I is equal to 1 HI stair minus 2 time n H bar stair. How? We know that summation of HI over n is equal to H bar. So H bar जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो ये समीशन ऑफ एच आई है। तो इस एच आई की जगह में जब इसको पुट किया तो ये मेरे पास एच बार टाइम एच बार स्टेयर हो जाएगा और n आ जाएगा, देन प्लस एन एच बार स्टेयर। तो ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी समीशन ऑफ एच आई स्टेयर माइनस एन एच बार स्टेयर। So we conclude that समीशन ऑफ एच आई माइनस एच बार स्टेयर इज इक्वल टू दिस। इस ए जो इक्वेशन है इसको आपने माइंड में रखना है और अब हम यहाँ पे वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो वेरिएंस ऑफ एच आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच आई स्टेयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच आई होल स्टेयर, दैट इज इक्वल टू m2 माइनस m1 स्टेयर। हम इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दैट इज 1 ओवर n समीशन एच आई स्टेयर एंड आई इज इक्वल टू 1 माइनस m1 स्टेयर जो है वो h बार स्टेयर के बराबर है हमारा। कैसे? ये देखें, m1 जो है ये मेरे पास h बार है, इसका स्टेयर जो है यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 1 ओवर n समीशन ऑफ एच आई स्टेयर माइनस 1 बाई n समीशन ऑफ एच आई स्टेयर। ये क्या किया मैंने, एच बार की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। एच बार की वैल्यू क्या है, 1 ओवर n एच समीशन ऑफ एच आई। तो ये यहाँ पे मैंने इसका स्टेयर ओपन किया तो ये n स्टेयर हो गया, तो यहाँ से मैंने n 1 बाई n जो है वो कॉमन ले लिया, तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर ये टर्म बन जाएगी और यहाँ पे मेरे पास h बार स्टेयर है तो ये n से मल्टीप्लाई होकर n स्टेयर हो जाएगा। तो ये मेरे पास टर्म आ गई। अब यहाँ पे हमने समीशन ऑफ एच आई जो है अभी बताया, डेट इज h बार ओवर n स्टेयर है, तो ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी 1 ओवर n summation of एच आई स्टेयर माइनस एन एच बार स्टेयर ओवर n। ये जो n है मेरे पास, ये n इस n से कट जाएगा, तो ये जो मेरी फॉर्म बन रही है वही फॉर्म बन रही है समीशन ऑफ एच आई स्टेयर माइनस एन एच बार स्टेयर। सो वी कैन राइट सिग्मा स्टेयर इज इक्वल टू 1 ओवर n समीशन ऑफ एच आई माइनस एच बार स्टेयर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने सिंपल इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव किया था, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड n माइनस 1 के साथ और डिवाइड कर दें n माइनस 1 के साथ, ये दोनों कट भी जाएंगे तो ये मेरे पास वही फॉर्म बन जाएगी जो ऊपर फॉर्म है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई सिग्मा कैप स्टेयर, क्योंकि इसका एस्टिमेटर है तो मैं यहाँ पे कैप डालूंगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 ओवर n एच स्टेयर। तो ये जो मेरे पास है एच स्टेयर का फार्मूला है वेरिएंस का, और ये n माइनस 1 ओवर n जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका प्रूफ जो है वो कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम कुछ MOM मेथड को यूज़ करते हुए एग्जांपल जो है वो करेंगे, सो डैट कि हम डिफरेंट पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकें।
तो यहाँ पे मेरे पास H यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल है जिसका इंटरवल 0 से थीटा गिवन है. वी हैव टू फाइंड द एस्टिमेटर ऑफ थीटा बाय द MOM मेथड. सो यहाँ पे मेरे पास A जो है वो 0 है और B जो है वो थीटा के बराबर है. वी नो डैट कि जो मेरे पास रेंज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेट्स से A और B हमने यहाँ पे डिफाइन की है. सो सैंपल मूवमेंट को हमने पॉपुलेशन मूवमेंट के बराबर करना है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पीछे एक्सप्लेन किया. ठीक हो गया. तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली MR जो सैंपल मूवमेंट है इसको हमने म्यू आर के साथ इसको डोनेट करना है. सो MR जो है मेरे पास यहाँ पे MR डैश इज इक्वल टू म्यू आर डैश. MR मेरे पास समीशन ऑफ HI रेज टू पावर R, आप इसको K भी कह सकते हैं. इस फार्मूले में मैंने R लिख लिया, कोई इशू नहीं है. A to B H R F H D H. तो यहाँ पे R की वैल्यू मेरे पास 1 है. हाउ? क्योंकि मेरे पास 8 पैरामीटर हमने फाइंड करना है, दैट इज B, दैट इज द थीटा. क्योंकि A जो है वो तो ऑलरेडी 0 है, सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे 8 पैरामीटर फाइंड करना है. तो R की वैल्यू यहाँ पे 1 है. So we can write this equation as summation of HI over N is equal to AB H FH DH. So summation of HI over N जो है वो हमारे पास H बार के बराबर है. और यहाँ पे अब हम सब्सिट्यूट कर देते हैं A और B की वैल्यू को, डेट इज 0 थीटा. H FH जो है वो मेरे पास है 1 over थीटा D H. वी नो डैट जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, डेंसिटी फंक्शन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही, डेट इज 1 over B minus A. सो यहाँ पे FH मेरे पास हो जाएगा 1 over थीटा, क्योंकि ये थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू थीटा, तो ये 1 over थीटा आ गया. वो मैंने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया. अब हम इसकी इंटीग्रेशन जो है वो कर लेते हैं. तो ये हो रही मेरे पास H बार इज इक्वल टू 1 over थीटा 0 थीटा H dH. H bar is equal to 1 over theta H square over 2 0 से theta. H bar is equal to 1 over theta theta square over 2 minus 0 square over 2. तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी H bar की, that is ये थीटा स्क्वायर इस थीटा से कट गया तो that is थीटा बाई 2. और यहाँ से मेरे पास जो एस्टिमेटर है थीटा वो हो जाएगा 2h बार. सो वी कंक्लूड दैट कि यहाँ पे जो मेरा एस्टिमेटर है थीटा वो 2h बार के बराबर है. तो ये हमने MOM मेथड के थ्रू इसको सोल्व कर लिया है. ओके, तो अब हम एक और एग्जांपल करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की, लेकिन दिस टाइम मेरे पास जो इंटरवल है वो 0 थीटा नहीं है. लाइक इसमें दोनों ए और बी की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट आ रही है. सिंपल यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ए बी भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए. तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के 2 ही पैरामीटर होते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे इस दफ़ा अल्फ़ा बीटा के साथ डोनेट किया है.
सो अब हम इसको MOM मेथड के थ्रू जो मूवमेंट एस्टिमेटर है अल्फ़ा एंड बीटा वो फाइंड कर लेते हैं. सो वी कंक्लूड दैट कि लेट्स से जो X है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो ईच ऑब्जर्वेशन है हमारी लाइक वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन अल्फ़ा बीटा फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to up to n. And we also know that the probability density function of uniform distribution is वन ओवर b minus a या बीटा माइनस अल्फा given that h random variable is greater than equal to alpha and less than is equal to beta. तो ये मेरे पास PDF फंक्शन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का और यहाँ पे मेरे पास दो पैरामीटर है जिसको मुझे फाइंड करना है. सो k मेरे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा. दैट इज द नंबर ऑफ पैरामीटर. सो देयरफॉर वी हैव टू सोल्व द टू इक्वेशन. तो हम दो इक्वेशन को सोल्व करते हुए अपने जो पैरामीटर्स हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. सो फ्रॉम MOM मेथड वी नो दैट mu1 dash is equal to m1 dash and mu2 dash is equal to m2 dash. लाइक हम सैंपल को अपने जो जैसा मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था हम क्या करेंगे यहाँ पे हम अपने सैंपल पॉपुलेशन को जो पॉपुलेशन की मूवमेंट है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मूवमेंट के साथ यूज़ करते हुए इक्वेट करते हुए इक्वेशन को वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे. सो यहाँ पे मेरे पास ये इक्वेशन आ गई और वी आल्सो नो दैट mu1 डैश इज इक्वल टू h बार जो कि मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन किया एंड mu2 डैश इज इक्वल टू 1 ओवर n समीशन ऑफ h स्क्वायर. तो ये मेरे पास दो इक्वेशन जो हैं आ गई. सो बेस्ड ऑन द सैंपल मूवमेंट्स हम क्या करेंगे हम अपने पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे. ओके तो अब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. तो नाउ हम पहले mu1 डैश को फाइंड आउट कर लेते हैं दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h इक्वल टू h fh ds. यही फंक्शन होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. सो mu1 डैश जो होगा हमारे पास आ जाएगा रेंज है इसकी अल्फा से बीटा. h fs का फंक्शन क्या है हमारे पास 1 ओवर बीटा माइनस अल्फा dh. सो यहाँ से 1 ओवर बीटा माइनस अल्फा हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रल से और इंटीग्रल हम लेंगे h ds का. तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर बीटा माइनस अल्फा h स्क्वायर ओवर 2 ओवर द रेंज ऑफ बीटा अल्फा. अब इन वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 1 ओवर बीटा माइनस अल्फा टाइम्स बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ओवर 2. और हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा ओवर 2 बीटा माइनस अल्फा. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस इक्वेशन के बराबर होगा. तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी. तो हमारे पास mu1 डैश का जो पैरामीटर आ जाएगा जो वैल्यू आएगी दैट इज बीटा प्लस अल्फा ओवर 2. और you know that the expected value of uniform distribution is also b plus a over 2 या बीटा प्लस अल्फा ओवर 2. हमने ऑलरेडी इसका प्रूफ परफॉर्म किया हुआ है. अब हम इस
वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर जब हम इसको पुट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास ये इक्वेशन है μ1 डैश इज इक्वल टू h बार। μ1 डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज बीटा प्लस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू h बार। सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2h बार। इसको मैं बहरहाल इक्वेशन 8 कह देता हूँ। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई बीटा और अल्फा की 8 इक्वेशन के साथ। अब हम आगे चलते हैं और जो सेकंड मेरे पास पैरामीटर है दैट इज μ2 डैश, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज h स्क्वायर fh ऑफ dh। अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, h स्क्वायर रेंज है अल्फा से बीटा और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है 1 ओवर बीटा माइनस अल्फा dh। तो ये मेरे पास बन जाएगा μ2 डैश इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा माइनस अल्फा h क्यूब ओवर 3 टाइम्स बीटा ओवर अल्फा। तो ये मेरे पास फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ जाएगा बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब ओवर बीटा माइनस अल्फा टाइम्स 3। अब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 we know that μ2 dash is equal to 1 over n summation h I स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब ओवर बीटा माइनस अल्फा टाइम्स 3 इज इक्वल टू समीशन h स्क्वायर ओवर n। यहाँ पे आई नहीं है। ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो मेरे पास टर्म बन रही है इसको अब सोल्व करना डिफ़िकल्ट है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे सेंट्रल मूवमेंट को यूज़ करते हुए इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। सो दैट्स वाई हम सेंट्रल मूवमेंट को यूज़ करते हुए इसको सोल्व करेंगे। सो वी कैन राइट दैट μ2 इज इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर। तो ये मेरे पास फॉर्म है मेरी सेंट्रल मूवमेंट की। तो यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं सेंट्रल मूवमेंट की मदद से अब μ2 इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। सो हम ये वाली फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं जो ये मेरे पास इक्वेशन है, दैट इज μ2 डैश इज इक्वल टू 1 ओवर n समेशन ऑफ h स्क्वायर। बट हम यहाँ पे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन रही है, सो दैट्स वाई हम सेंट्रल मूवमेंट को यूज़ करते हुए इसे सोल्व करेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास μ2 जो है वो हो जाएगा, μ2 डैश है मेरे पास बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब ओवर बीटा माइनस अल्फा टाइम्स 3 माइनस μ1 डैश स्क्वायर क्या है मेरे पास जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया, दैट इज बीटा प्लस अल्फा ओवर 2 ये स्क्वायर है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी μ2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, 12 बीटा माइनस अल्फा और यहाँ पे होगा 4 बीटा माइनस अल्फा क्यूब माइनस 3 बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे 4 होएगा, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 बीटा माइनस अल्फा आ गया और इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पे ऊपर 4 आ जाएगा
और यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा इसकी डिनोमिनेटर में नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो म्यू टू इज इक्वल टू 4 बीटा ट्यूब माइनस 4 अल्फ़ा ट्यूब माइनस 3 बीटा, और ये माइनस माइनस जो है आपके पास प्लस 3 अल्फ़ा हो जाएगा, और इसका स्टेयर जो है वो मेरे पास होगा बीटा स्टेयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्टेयर ओवर 12 बीटा माइनस अल्फ़ा। सो म्यू टू इज इक्वल टू 4 बीटा ट्यूब माइनस 4 अल्फ़ा ट्यूब माइनस 3 बीटा अल्फ़ा स्टेयर माइनस 3 बीटा अल्फ़ा स्टेयर। जस्ट सेकेंड, हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से इस तरह से लिख लेते हैं पहले, 3 बीटा माइनस 3 अल्फ़ा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 3 बीटा ट्यूब, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस 6 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 3 बीटा अल्फ़ा स्क्वायर। अब हम सेकंड जो टर्म है ये माइनस माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, दैट इज प्लस 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स 2 6 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा and minus minus plus 3 अल्फ़ा ट्यूब over 12 बीटा माइनस अल्फ़ा। सो म्यू टू हो जाएगा मेरे पास 4 बीटा ट्यूब माइनस 3 बीटा ट्यूब हो जाएगा बीटा ट्यूब पे, माइनस 4 अल्फ़ा ट्यूब प्लस 3 अल्फ़ा ट्यूब हो जाएगा माइनस अल्फ़ा ट्यूब के। ओके, तो नेक्स्ट है मेरे पास अल्फ़ा बीटा स्टेयर माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फ़ा बीटा स्टेयर माइनस 3 बीटा अल्फ़ा स्टेयर प्लस 6, सो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 3 अल्फ़ा स्टेयर बीटा ओवर 12 बीटा माइनस अल्फ़ा। अब ये जो मेरे पास ऊपर फॉर्म बन रही है ये मेरी इक्वल टू है बीटा माइनस अल्फ़ा क्यूब ओवर 12 बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ए ट्यूब माइनस बी ट्यूब माइनस 3 AB स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर बी। ओके, तो इसको अगर हम यहाँ से कैंसिल आउट करें तो ये मेरी फॉर्म बन जाएगी बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 12। सो हम यहाँ से अब M2 जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो वी नो डैट म्यू टू इज इक्वल टू M2, सो वी नो डैट म्यू टू इज इक्वल टू M2, और M2 जो है वो हमने फाइंड करना है बेसिकली। तो यहाँ पे म्यू टू की वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 12 इज इक्वल टू M2 है हमारे पास 1/n समीशन ऑफ h माइनस h बार स्क्वायर। तो यहाँ पे अब मेरे पास हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये 12 इस साइड पे चला जाएगा, 12/n समीशन ऑफ h माइनस h बार स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इधर से कट जाएगा।
So from iteration A, beta minus 2x bar minus beta is equal to 12 over n summation x minus x bar स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट। यहाँ पे सिंपल हमने अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे होगा बीटा और ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू 2x बार। इसको हम इस साइड पे मूव कर देंगे, माइनस 2x बार प्लस 2x बार हो जाएगा और ये साथ में प्लस 12 ओवर n समीशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर आ गया। ओके, तो अब हम इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे, ये 2 इस 2 से कट जाएगा और इसके साथ साथ हम यहाँ से 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 होगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और जो 4 का स्क्वायर रूट हो रहा वो 2 हो रहा, तो वो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये 2 जो है इन दोनों 2 से जो है वो कट जाएगा। कैसे, ये देखें, 2 बीटा इज इक्वल टू 2 हमने कॉमन ले लिया, x बार प्लस स्क्वायर रूट ओवर 3 ओवर n समीशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर। तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो ये 2 और ये 2 हमारे पास कॉमन आ जाएंगे, ये 2 इस 2 से कट गया, तो मेरे पास यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ जाएगी x बार प्लस स्क्वायर रूट ओवर 3 n समीशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज x बार प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x। सो यहाँ पे मेरे पास ये समीशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर ओवर n जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर है, जो स्क्वायर रूट भी ऊपर, तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ओके, सो हम अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन A अगेन इसको सोल्व कर लेते हैं, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 2x बार माइनस बीटा दैट अल्फा, सॉरी, ये हमारे पास इक्वेशन A थी। तो अल्फा इज इक्वल टू 2x बार माइनस बीटा। सो यहाँ पे अब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बीटा की, दैट इज x बार प्लस 3n summation of x minus x bar square। So that is 2 minus 1 is equal to 1। तो ये हो गया x बार, यहाँ पे माइनस आएगा, थ्री ओवर n समीशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर। और हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू x बार माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम x मीन द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये मेरे पास अल्फा और बीटा के पैरामीटर्स जो हैं वो आ गए फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द MOM मेथड। ओके, अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल करते हैं फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और वी नो दैट लेट्स से कि h1 to hn जो ऑब्जर्वेशन है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड वी नो दैट जो एस्टिमेटेड वैल्यू है लाइक मीन वैल्यू है जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर है, मीन k इज इक्वल टू 1। सो फर्स्ट वैल्यू जो होती है आपके पास वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। सो देयर इज ओनली वन पैरामीटर टू एस्टिमेट एंड वी मस्ट
iterate expected value to x bar, and from exponential distribution we know that expected value is equal to 1 over lambda, जिसका proof यहाँ पे given है. So expected value of x bar will result in, ये expected value of x जो है वो 1 over lambda के बराबर है और x bar as it is आ जाएगा. हमने lambda कैलकुलेट करना है तो 1 over x bar is equal to lambda is the moment estimator of lambda. तो lambda की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे 1 over x bar की मदद से हम lambda की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये प्रूफ हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर भी कवर किया हुआ है. तो इन केस अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो लेक्चर देख लें. तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू का प्रूफ किया था. सिंपल हमने इसको इंटीग्रेट किया इन टर्म ऑफ यू वी, इंटीग्रेशन करते हुए ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया था. ओके, तो एक एग्जांपल है हमारे पास. सपोज दैट द टाइम टू फेलियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल used in an automobile engine controller is tested at an elevated temperature to accelerate the failure mechanism, and the time to failure is exponentially distributed, and the 8 units are randomly selected and tested and resulted in the following failure time that is in odd. तो ये मेरे पास 8 जो ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है. सो बिकॉज एच बार इज द मीन, तो यहाँ पे मेरे पास मीन आ रही है, एंड दिस इज द मोमेंट एस्टिमेट ऑफ लैम्डा. सो लैम्डा कैप इज इक्वल टू 1 ओवर एच बार. सो 1 ओवर एच बार इज इक्वल टू दिस. तो ये मेरे पास लैम्डा की वैल्यू होगी, लैम्डा की एस्टिमेशन की. ओके, तो हम यहाँ पे एक और एग्जांपल करते हैं फॉर Poisson distribution, and we know that from Poisson distribution expected value of xi is equal to lambda. इसका प्रूफ जो है वो भी हमने प्रीवियसली हमने इसको देख लिया हुआ है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर के अंदर. सो मूवमेंट मेथड ऑफ मूवमेंट क्या होगा फिर Poisson डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दैट इज x बार. लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए हमें x बार कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड वी आल्सो नो दैट मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल अंडर Poisson distribution. So lambda is also is equal to variance. So an other MOM estimator for lambda is either h square or n minus 1 over n time h square. So usually you can use the easier looking estimator इफ़ यू हैव अ चॉइस. तो अगर आपके पास चॉइस हो अवेलेबल तो आप इजी जो एस्टिमेटर हम उसको चूज करते हैं उस पैरामीटर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए. ओके, तो नेक्स्ट मेरे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है. लेट्स से कि मेरे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं रैंडम सैंपल की, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है. तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद पैरामीटर ऑफ म्यू एंड वेरिएंस. So from normal distribution we know that the expected value is equal to mu, and expected value of h square is equal to mu square plus sigma square. As we know that variance is equal to expected value of h square minus expected value of h whole square. तो यहाँ से मेरे पास expected value of h square जो है वो आ जाएगी. ये मेरे पास expected value of h जो है वो mu है, तो ये इसका स्टेयर म्यू स्टेयर हो जाएगा, और ये सिग्मा स्टेयर है तो ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच स्टेयर इज इक्वल टू म्यू स्टेयर प्लस सिग्मा स्टेयर. सो इक्वेटिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू टू एच बार एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच स्टेयर टू दिस, एंड दिस विल गिव दीज टू इक्वेशन. एच और एच बार और एच स्टेयर का जो मूवमेंट m1 और m2 था वो मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है. सो वी कंक्लूड दैट जो म्यू है वो एच बार के बराबर है, और जो म्यू स्टेयर प्लस सिग्मा स्टेयर है वो हमारे पास 1 over n टाइम्स समेशन ऑफ एच आई स्टेयर के बराबर है. सो फर्स्ट वी हैव टू सोल्व दिस इक्वेशन टू गिव्स द मूवमेंट एस्टिमेटर. सो मूवमेंट एस्टिमेटर जो होगा म्यू का वो एच बार ही होगा, और वेरिएंस के लिए सिग्मा स्केल के लिए हमारे पास एस्टिमेटर क्या होगा, ये टर्म को हम इधर मूव कर देंगे.
सो ये टर्म एज इट इज़ रहेगी और ये जो म्यू स्क्वायर है दैट इज़ अगेन 1/n समीशन ऑफ एच आई और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया इसका, तो ये n और यहाँ पे n मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1/n है ना, तो हमने इसको कंप्लीट एंड किया हुआ है और इसको जब सोल्व करें तो ये हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। इसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी प्रीवियस एट द स्टार्ट ऑफ लेक्चर जब वो एक्सप्लेन किया। सो पार्शियल कंक्लूजन जो हमारे पास निकली, द मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज नॉट एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर, लाइक इसमें लिटिल बिट बाइसनेस जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। मोर ओवर MOM estimator for mu and sigma square are x bar and n-1/n h square और h square respectively, और जैसा मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, और मोर ओवर ये सेम पैरामीटर्स हैं जो हमने MLE की मदद से भी फाइंड आउट किए थे अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। हमने MLE की मदद से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के म्यू और सिग्मा स्केल के पैरामीटर जो है एस्टिमेशन जो है उनको फाइंड आउट किया था, और MOM मेथड के साथ भी हमारे पास सेम आंसर जो है वो आ रहा है। सो द थिंग इज अब आपने प्रेफरेबल जो प्रेफरेंस देनी है हमेशा MLE मेथड को देनी है, क्योंकि उसमें वेरिएंस जो है वो कम होती है। इन सम केसेस MOM मेथड के एस्टिमेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं MLE मेथड के साथ। सो दैट्स वाई हमेशा आपने प्रेफरेंस MLE को देनी है। इन केस अगर आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए लाइक दिस गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम इसकी बात करें, इस फंक्शन को जिसको हम सोल्व करना हमारे पास एनालिटिकली डिफ़िकल्ट हो, उस पर्पस में फिर हम MOM मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके दो पैरामीटर हैं बीटा एंड अल्फ़ा। ये मेरे पास इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, हमने इसका नेचर लोड लिया अकॉर्डिंग टू द MLE मेथड और ये मेरे पास फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को सोल्व करना जो बहुत कम्प्लेक्स है विद रिस्पेक्ट टू MLE मेथड। अगर हम MLE मेथड के थ्रू इसको सोल्व करेंगे तो ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा ड्यू टू दिस गैमा फंक्शन। सो इसको हम न्यूमेरिकली कंप्यूट कर सकते हैं, हर वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हुए हम मैक्सिमम लाइटलीहुड एस्टिमेटर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें। ऑन अदर हैंड हम MOM मेथड की मदद से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास k जो है वो दो पैरामीटर है एंड वी नो डैट कि हमने यहाँ पे मीन और वेरिएंस जो है इसकी लाइक μ1 और μ2 जो है वो कैलकुलेट करना है। सो मीन जो होती है हमारे पास गैमा डिस्ट्रीब्यूशन की डेट इज अल्फा टाइम्स बीटा और वेरिएंस जो है डेट इज अल्फा टाइम बीटा स्क्वायर्स। तो यहाँ पे मेरे पास इसका दोनों μ1 और μ2 की वैल्यूज जो है वो आ रही है। सो हमने कंप्यूट क्या करना है, सैम्पल मूवमेंट दैट इज m1 एंड m2 एंड वी नो दैट μ1 is equal to m1 and μ2 is equal to m2. So m1 is equal to this term and m2 is equal to this term। इसका प्रूफ हमने प्रीवियसली परफॉर्म किया। सो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जब यहाँ से, सो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू m1 और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू m2। क्योंकि ये मेरे पास μ2 है और μ1 जो है m1 और m2 के बराबर होता है। सो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे फॉर अल्फ़ा एंड बीटा, तो मेरे पास अल्फ़ा और बीटा की ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो अगेन MLE मेथड जो है उसकी स्मॉल वेरिएंस है, दैट्स वाई हम उसको प्रेफरेंस देंगे। बट इन सम केस जब आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म आ जाए लाइक दिस गैमा फंक्शन, देन उस सूरत में हम उसको एनालिटिकली सोल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम MOM मेथड की मदद से उसको सोल्व कर लेते हैं। अब इस वैल्यू को अगर आप रीअरेंज करें तो ये फंक्शन आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि ये कैसे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे आई है। सो यहाँ पे हमारे पास बीटा जो है वो m1 ओवर अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू m1 ओवर अल्फ़ा। यहाँ पे सिंपल अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू m2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसको भी लिख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू m2। तो यहाँ पे अब हम बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज m1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस m1 ओवर अल्फ़ा होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू m2। अब हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा
अल्फ़ा m1 स्क्वायर ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू m2। तो यहाँ से मेरे पास ये मेरे पास बीटा की वैल्यू थी, तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर होगा। अल्फ़ा स्क्वायर क्यों हो रहा? क्योंकि ये बीटा की वैल्यू हम सब्सिट्यूट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। अल्फ़ा स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, तो ये 2 जो है इस अल्फ़ा से कट जाएगा और ये अल्फ़ा स्क्वायर इस अल्फ़ा स्क्वायर से कट गया, तो मेरे पास आंसर आ गया m1 स्क्वायर ओवर अल्फ़ा प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, दैट इज m1 स्क्वायर ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 स्क्वायर। सो अल्फ़ा आ जाएगा मेरे पास m1 स्क्वायर ओवर m2 माइनस m1 स्क्वायर। तो ये मेरे पास अल्फ़ा पैरामीटर की वैल्यू आ गई जो कि यहाँ पे शो हो रही है। तो इसके अंदर सिंपल हम m1 और m2 की वैल्यू को सब्सिट्यूट करते हुए जो पैरामीटर है हमारा अल्फ़ा और बीटा वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसी इक्वेशन को बीटा की वैल्यू को यूज़ करेंगे हम सिंप्लिसिटी के लिए इस इक्वेशन में, दैट इज़ बीटा इज इक्वल टू m1 ओवर अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है m1 स्क्वायर ओवर m2 माइनस m1 स्क्वायर। तो जब इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी m2 माइनस m1 स्क्वायर ओवर m1, ये स्क्वायर जो है ये इससे कट जाएगा। तो ये मेरे पास बीटा का पैरामीटर आ गया। तो ये मेरे पास बीटा का पैरामीटर ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसी गैमा डिस्ट्रीब्यूशन की एक एग्जांपल करते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे पैरामीटर के अंदर आर और लैम्डा यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा यूज़ किए गए थे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशन जो है वो यूज़ की जाती है। सो हम यहाँ पे बीटा जो है दैट इज़ 1 ओवर लैम्डा होता है। तो डिपेंड कर रहा है कि आपने उसको किस टर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यूज़ किया हुआ है। तो ये मेरे पास लैम्डा जो है वो रेट पैरामीटर है, ठीक है, और बीटा आप टाइम पैरामीटर की सेंस में ले रहे हैं या रेट पैरामीटर की सेंस में डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप डाटा को डिफाइन करें। तो बीटा जो है 1 ओवर लैम्डा होता है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच क्या है मेरे पास आर ओवर लैम्डा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच स्केयर क्या हो रही है मेरे पास, वो है आर टाइम आर प्लस 1 ओवर लैम्डा स्केयर। सो द मोमेंट एस्टिमेशन जो हमने फाइंड किया वो ये आ गया, एच बार इज इक्वल टू आर ओवर लैम्डा, और यहाँ पे ये सिंपल हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिग्मा सॉरी ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच स्केयर को और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच को। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली हम यहाँ पे आर सक्सेस की बात कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम फर्स्ट अराइवल की बात कर रहे थे, आर के अंदर हम मोर देन वन अराइवल की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन प्रीवियस जब हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी थी उसमें हमने कर ली थी। सो यहाँ से अब जो रिजल्टिंग एस्टिमेटर है मेरे पास ये आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे फार्मूला बनाया अभी m1 और m2 की वैल्यू को हमने सिंपल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, h बार स्क्वायर m1 स्क्वायर किसके बराबर है जी, यहाँ से देखें हमारे पास m1 जो है ये hi के बराबर है, ठीक है, और ये hi सबमिशन ये क्या है एच बार है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एच बार स्टेट आ गया, और इसी तरह से प्रीवियसली ये जो मेरे पास है m2 माइनस m1 स्क्वायर, तो ये मेरे पास फॉर्म बन गई। सेम मेरे पास लैम्डा की भी बन जाएगी अल्फ़ा बीटा की सूरत में, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा थे। तो ये मेरे पास रिजल्टिंग एस्टिमेटर आ गया। तो अब हमने प्रीवियस एग्जांपल को कंसीडर करते हुए जो हमने प्रीवियसली एग्जांपल स्टडी की थी फेलियर टाइम की, और जिसकी हमारे पास मीन वैल्यू जो है वो 21.65 थी, और हम यहाँ पे अब इसकी सबमिशन जो करेंगे इन सब वैल्यूज़ की स्केयर के साथ, वो आ जाएगी हमारे पास ये, और मोमेंट एस्टिमेटर क्या होगा फिर आर कैप और लैम्डा कैप की वैल्यूज़ आ जाएगी। सो अगर आर की वैल्यू 1 हो रही तो डेमा जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। तो प्रीवियसली हमने इसी एग्जांपल को 7.6 ये जो प्रीवियस एग्जांपल है वो हमारी एक्सपोनेंशियल की थी, ये वाली दिस वन।
ओके, सो अगर आर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो गैमा जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में रिड्यूस हो जाएगी. सो बिकॉज आर स्लाइटली exceeds unity, it is quite possible that either the gamma or the exponential distribution would provide a reasonable model for the data. ओके, सो फाइनली हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. अब मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो आईआईडी डिस्ट्रीब्यूटेड है विद बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर अल्फा ए एंड बी. ये इसका पीडीएफ है. सो पीडीएफ जो हो रहा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का वो मेरे पास ये फंक्शन है. अब इस फंक्शन को हम जब सोल्व करेंगे एमएलई के साथ तो ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा. डेट्स वाई हम इसको एमओएम के साथ कर रहे हैं. सो एमओएम के साथ करते हुए ये जो मेरे पास अलजबरा जब हम परफॉर्म करेंगे आफ्टर अ लोड्स ऑफ अलजबरा एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस जो है मेरे पास ये आ जाएगी. ठीक है, तो ये मेरे पास इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी ये वैल्यूज़ आ गई. तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है वो मेरे पास ए ओवर ए प्लस बी के बराबर है. तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमने ले दी, ये देखिए ए ओवर ए प्लस बी. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गया ए प्लस बी प्लस वन और ये बी. अब हम ए और बी की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे वन बाय वन. तो पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ये जो फर्स्ट टर्म है इसको यूज़ करते हुए इन टर्म्स ऑफ ए इक्वेशन को राइट कर लेते हैं. तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी. ए में लिखना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी ओवर वन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगी. ये हमारे पास राइट करेंगे तो ए और बी में जब हमने बी की वैल्यू जो है यहाँ से सब्सिट्यूट कर लेनी है इस इक्वेशन से. सो बी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस. ये जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी. सो मेरे पास यहाँ पे पहले तो ये इक्वेशन आ गई फॉर ए. सो इन द प्रीवियस इक्वेशन ऑफ वेरिएंस एक्स बार फॉर सिग्मा एस एंड एस टेयर फॉर वेरिएंस तो बी एच बार और वन माइनस एच फॉर ए. तो यहाँ पे मेरे पास ये इक्वेशन कैसे बनेगी. एच बार जो है फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच यूज करेंगे और एच स्टेयर के लिए हम यहाँ पे वेरिएंस यूज कर रहे हैं दैट इज वेरिएंस. तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी. तो इन टर्म्स ऑफ बी जब इसको निकाल लेंगे तो वो हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो ये मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी. एंड देन अगेन आफ्टर डूइंग द लोड्स ऑफ अलजबरा हम बी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे दैट इज दिस. सो आफ्टर फिनिश आप इस बी की वैल्यू को इसमें सब्सिट्यूट करेंगे तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे. सो इट्स ऑल अबाउट कि हम मेथड ऑफ मूवमेंट को यूज़ करते हुए किस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं इसके पैरामीटर ए और बी के लिए. सो इट्स फॉर यू कि आप इसको सोल्व करें और इन पैरामीटर्स को फाइंड करें. यू कैन डू इट ऑन योर ओन. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास बंच ऑफ ऑब्जर्वेशन थी और इसकी मीन और वेरिएंस जो है वो ये गिवन है. तो सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है इन फंक्शन में ए और बी के. तो मेरे पास यहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगी. सो दिस प्रॉब्लम इज़ अगेन फॉर यू. आप इसको इन वैल्यूज़ के अंदर सब्सिट्यूट करें और सोल्व करके इन आंसर को वेरीफाई करें. थैंक यू.